तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ में हमने ये देखा था कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, जब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब ये होता है कि आई को अगर बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा। ठीक है, वी को अगर बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, तो इसी चीज़ को हम पलटकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि v बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, v कम होगा तो आई भी कम होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो इन्हीं की हेल्प से होता है ना, तो बाकी सारी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसी तरीके से अगर उसकी कीमत घटती है तो बाकी सारी चीज़ों की भी कीमतें घटती हैं। तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। अच्छा, जो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना चाहूँ तो एक कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट को यहाँ पर इस केस में हम बोलते हैं r। तो ये ऐसे होता है v इज इक्वल टू आर आई, वेयर r is a constant of proportionality. R is a constant of proportionality which is called resistance ऑफ कंडक्टर। तो ये जो R है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट जो फ्लो हो रहा है ना, करंट के पाथ में रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट पैदा करता है। तो कोई भी रेजिस्टेंस करंट को कितना रोक पा रहा है, इसको कहते हैं हम किसी भी चीज़ के करंट के पाथ में रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, करंट के पाथ में, तो करंट को कोई भी चीज़ कितना रोकेगी। अब जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि लाइन है, लाइन मतलब जो वायर होता है ना उसको लाइन बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन बोल देते हैं। तो जो वायर है या इलेक्ट्रिकल लाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइन में करंट आ रहा है। अब करंट आ रहा है तो हमने ये कहा कि हमें ज़रूरत है रोशनी की, तो हमने बीच में बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो बल्ब जो है वो क्या करेगा, वो उस करंट के पाथ को रोकेगा। ठीक है, तो अब बल्ब का थोड़ा सा छोटा सा रेसिस्टेंस होता है, मतलब थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है वो, तो जितना उसको करंट चाहिए होता है उतना करंट वो खींच लेता है। ठीक है, और बल्ब जलने लगता है। फिर हमने कहा कि नहीं, हमको गर्मी भी लग रही है, हमें पंखे की भी ज़रूरत है, तो हमने पंखा भी कनेक्ट कर दिया। तो पंखे का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, पंखा भी कुछ करंट रोकता है अपने पास। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी कि वो कुछ करंट को अपने पास रोकेगा। ठीक, तो वो थोड़ा सा करंट वो ले लेगा। तो धीरे 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 इस तरह से करंट ना डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, आपने कंप्यूटर लगा लिया, आपको टीवी की ज़रूरत है, आपने टीवी लगा लिया, फ्रिज की ज़रूरत है, फ्रिज लगा लिया। तो ऐसे ऐसे हम चीज़ों को जब लगाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन में, जब हम जोड़ते हैं, तो वो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करती है। ठीक है ना, हर डिवाइस का कोई ना कोई रेसिस्टेंस है। आपने देखा होगा कि पतला सा वायर है अगर, और पतले से वायर को हमने सॉकेट में कनेक्ट कर रखा है, ये जो होता है ना, इसको सॉकेट बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, ये स्विच कहलाता है। और जो इसके अंदर लगाते हैं, ये जो लगा रखा है, दिस इज कॉल्ड प्लग। ये प्लग होता है जो लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो होल्स जिसमें होते हैं इसको सॉकेट बोलते हैं, और जो बराबर में है ऑन ऑफ करने के लिए इसको स्विच बोला जाता है। तो अब आप ये देखिएगा, ये हमने सॉकेट में वायर लगाया, पतला सा वायर लगाया, और पतले से वायर से हमने सोचा कि वो जो दिवाली पर जगमग जगमग वो जो लाइटें जलाते हैं ना, झालर जिसको बोलते हैं, तो वो तो उससे जल जाएगी। क्या उस पतले से वायर से एसी चल जाएगा, या फ्रिज चल जाएगा, या आपकी इलेक्ट्रिक आयरन चल जाएगी? हम ये कहेंगे वो पिघल जाएगा, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो वो जो वायर है, वो वायर उतनी चीज़ को, वो उतने रेसिस्टेंस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो हर एक डिवाइस के हिसाब से ही रेसिस्टेंस होता है। तो हर डिवाइस थोड़ा 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 रेसिस्टेंस ऑफर करती है। ठीक है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इट्स ऐसा ही यूनिट इज ओम्स, और ओम को ऐसे बनाया जाता है, ये सिंबल होता है इसका, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है,
अच्छा जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन से दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट जो है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट, अगर सिर्फ करंट की वैल्यू निकालें तो इस डेफिनेशन से आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, तो हम ये कहेंगे करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेसिस्टेंस ज़्यादा का मतलब रुकावट ज़्यादा अगर है तो करंट कम होता चला जाएगा। भाई वो ज़्यादा रोकेगा करंट को अपने अंदर, तो करंट कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस अगर कम है, यानी कि हम रेसिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो करंट को फ्लो होने देगा। कोई भी वायर जिसका रेसिस्टेंस, या कोई भी डिवाइस जिसका रेसिस्टेंस कम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को ईजिली फ्लो होने देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसको डिफाइन करा गया है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो करंट का अपोज करता है, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब V इज इक्वल टू आर आई है। अच्छा, इसको ना V इज इक्वल टू आर आई ना लिखकर, हमें ताकि याद करने में आसानी रहे, तो हम V इज इक्वल टू आई आर लिख देते हैं। वी आई आर, वीर हो जाता है ना, तो वीर से याद रहता है, वी आई आर। तो यहाँ से R जो है, R हो जाएगा V अपॉन आई। अगर मैं R को निकालने की कोशिश करूँ तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 10 पर आप आ जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। नोट करें, करंट कितना, एक वायर है उसके अंदर करंट कितना है, 2 एम्पियर। मैंने आपको बताया था करंट को किससे इंडिकेट करते हैं, आई से, तो आई करंट के लिए होता है, तो आई कितना है, 2 एम्पियर। कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना है, V है 0.1 वोल्ट। सही है, V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जब हमारे पास I दे रखा है और V दे रखा है, तो हम ये कहेंगे बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V कितना हो गया 0.1 और I कितना हो गया 2। पॉइंट गया नीचे आ गया 0, तो ये हो गया 1/20। 1/20 को अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे भाई, मुझे अगर ऊपर 2 0 लग जाए हैं तो 25 ज़ा 100 होता है। तो मैंने क्या करा, ऊपर 2 0 लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड। आप 1/20 भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। ये ऊपर 1 है और नीचे 20 है। ठीक है, तो 1/20 इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ज़्यादा बेटर क्या है कि मुझे मालूम है अगर ऊपर 100 आ जाए तो वो 120 से ईजिली डिवाइड हो जाता है। मैंने ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया 25 से 100, 5/100 है। जब नीचे 2 0 हैं तो नंबर जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 0 तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो आप क्या करेंगे 0.05। ठीक है, 1000 होता तो क्या लिखते, 0.005। बताइए, क्लियर, सही है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है इसका, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से R निकाल लिया और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या लिखूँ इसकी, ओम। ओम ये यूनिट है इसकी रेसिस्टेंस की। सही है भाई, नोट नहीं कर रहे आज, साथ में नोट भी करो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम्स। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 24 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट
A simple electric circuit has a 24 volt battery. तो बैटरी है 24 वोल्ट की एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम्स। रेसिस्टेंस है 60 ओम्स का, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? सर्किट में करंट कितना होगा? रेसिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज दे दिया, आप करंट पूछ रहे हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बाई यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। तो V कितना है 24 और R कितना है 60। 6 10 जा 60 और 6 4 जा 24, तो 4 अपॉन 10 को क्या लिखेंगे? 0.4 A फॉर एम्पियर, 0.4 एम्पियर, सही है, ठीक है। चलो जी, तो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस की एक चीज़ हमेशा फिक्स रहती है, वोल्ट जो इसका है रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। वोल्टेज अगर सोचिए, वैसे तो फ्लैट्स में कभी ऐसा होता नहीं कि अगर वोल्टेज कभी कम आ रही है तो आप देखेंगे कि ट्यूबलाइट बड़ी डिम जलने लगेगी या फ़ैन बड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। और वोल्टेज अगर तेज है तो करंट भी तेज है, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज अगर धीमी है तो करंट भी धीमा है, करंट भी कम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, रेसिस्टेंस कभी भी किसी डिवाइस का चेंज नहीं होता। जैसे हम ये कहेंगे कि अगर हम फ्रिज यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिज ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि ज़्यादा करंट को रोकता है फ्रिज अपने अंदर, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज का आज मूड कर रहा है कि नहीं आज मैं ज़्यादा करंट नहीं रोकूंगा तो आज चलने दो, ज़्यादा करंट फ्लो होने दो, तो ऐसा नहीं है भाई, वो हमेशा एक तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी डिवाइस की जो कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि आर क्या है, एक कांस्टेंट है। वोल्टेज और करंट को बढ़ाना या घटाना तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में है, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसको, या कुछ बारिश वारिश हो जाए या कुछ मौसम ऐसा ख़राब हो जाए, ठीक है। मौसम ख़राब तो नहीं है आज, हो रही है, कहाँ हो रही है? हाँ, आज सुबह मुझे कहीं जाना था तो स्कूटर की लाइट जलाकर जा रहा था मैं सुबह, अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 7 और 7:30 के बीच की, इतना अंधेरा हो गया था, लाइट जलानी पड़ रही थी। मैं सोच रहा था बहुत बारिश होगी, हुई नहीं कुछ खास। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है? लोहा, लोहा, लोहा। देखो तो सो रहा है, अरे इसका दोस्त नहीं आया ना, तो आज मन नहीं लग रहा तुम्हारा। वो ऑनलाइन बैठा हुआ है, बदमोशी वाला ही वो लगा रखा है इसने फोटो अपना। इलेक्ट्रिक आयरन भाई, वो कपड़े प्रेस करने के लिए। तो एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितना करंट ले रहा है? 3.4 एम्पियर। 3.4 एम्पियर। और कितनी सप्लाई लाइन क्या है? सप्लाई लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये आ गया। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, यही इलेक्ट्रिक आयरन अगर इसको 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना ये करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो इसका ना केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब V कितना है 220, I कितना है 3.4 इंटू R, तो R कितना हो जाएगा?
आर कितना हो जाएगा 220/3.4, पॉइंट गया तो ऊपर एक ज़ीरो आ गया, 2 17 ज़ा 34, 2 11 ज़ा 22 और 2 ज़ीरो, तो ये आ गया 1100/17 ओम। अब इसको कोई डेसिमल वगैरह में निकालने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मेरे को रेसिस्टेंस नहीं निकालना। अगला केस देखेंगे, अगले केस में ये बोल रहे हैं कि अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को अगर हम 110 वोल्ट वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में जो है वोल्टेज 110 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना होगा बताएंगे? यही होगा। इसीलिए कहानी बता रहा था कि रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज कम दो, ज़्यादा दो, बहुत ज़्यादा दे दो, कितनी भी दे दो वोल्टेज, करंट आपका रेसिस्टेंस जो है वो सेम रहने वाला है। तो रेसिस्टेंस पहले केस की हेल्प से हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया। तो रेसिस्टेंस कितना आ गया 1100/17 ओम। ये तो रेसिस्टेंस हो गया। इसके बाद अब हमें निकालना है यहाँ पर करंट, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ वी तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना है या घटाना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस हम कर ही नहीं सकते, घटाना या बढ़ाना नहीं कर सकते, हमको वो डिवाइस ही चेंज करनी पड़ जाएगी। रेसिस्टेंस ना कांस्टेंट होता है, तो जिस भी चीज़ की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से तो दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली कम नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, वो सेम है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ अब मुझे करंट निकालना है, तो सीधा लिख देंगे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सो I इज इक्वल टू V कितना है 110 अपॉन R कितना है 1100/17, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा होता है, ऊपर तो एक नॉर्मल नंबर है 110, लेकिन नीचे रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब नीचे ऐसा नंबर होता है ना, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो I इज इक्वल टू 110/17/1100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 1 11, 11 10 110, तो 17/10, 17/10 का मतलब 1.7 एम्पियर। बताइए क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर है कि ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है देखिएगा। If a graph is drawn between potential difference readings V and the corresponding current values I, the graph is found to be a straight line passing through the origin। तो ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होता है। अच्छा, a straight line graph can be obtained only if the two quantities are directly proportional to one another। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें तभी मिलता है जब दो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तभी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद since the current potential difference graph is a straight line, we conclude that current is directly proportional to the potential difference। क्योंकि current potential difference graph जो है वो एक straight line है, तो हम ये मानते हैं कि current is directly proportional to the potential difference। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो करंट वोल्टेज के और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसको आप सीधा सीधा ये देखिएगा कि आप एक्स एक्सिस पर अगर वोल्टेज ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर अगर आप करंट ले रहे हैं, तो V और I इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा,
पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये तो याद रखने वाली रटने वाली बात हो गई कि भाई हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन जानते हैं ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। अच्छा, लेकिन क्या है कि इस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक टेबल बनाकर दे रखी होगी कि अलग अलग वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ आपको करंट की मिल रही हैं। तो ऐसे आपको एक टेबल बनाकर देंगे और फिर कहेंगे कि इस टेबल की हेल्प से आप रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालिए और आप ग्राफ बनाइए वी और आई के बीच में। तो वी और आई के बीच में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कॉइल आर शोन बिलो। तो हमारे पास कॉइल है। कॉइल का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, तो स्ट्रेट वायर ना छोड़कर उसी को, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को ही आपने ऐसे गोल 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 ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसी को हम कॉइल बोल देंगे। तो एक कॉइल के थ्रू वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो उसकी अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखिएगा टेबल क्या दे रखी है, इधर है आई, यानी कि करंट है एम्पियर्स में, इधर है वी मतलब वोल्टेज, ये है वोल्ट्स में, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज दे रखी हैं 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.4, ठीक है। ये वैल्यूज़ दे रखी है। ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ज़रा जूम आउट कर रहा हूँ, अब दिख रहा होगा। 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.4, ठीक। ये वैल्यूज़ दे रखी हैं करंट की अलग अलग, एम्पियर में होता है करंट, ठीक। वोल्टेज की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 0.05 अगर करंट है तो वोल्टेज दे रखा है 0.85 वोल्ट्स। उसके बाद वोल्टेज अगला दे रखा है 1.70 वोल्ट्स, और दे रखा है 3.5 वोल्ट्स, 5.0 वोल्ट्स, और लास्ट में दे रखा है 6.8 वोल्ट्स। आप नोट्स में देखेंगे 0.68 लिखा हुआ है, उसको ठीक करके 6.8 कर लीजिए, ठीक है। वो 0.68 गलत लिखा हुआ है, उसको 6.8 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो ये हमको टेबल दे रखी है, मतलब इसमें अलग अलग करंट है और अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। अब क्या करना है, वो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो आपको वी और आई के बीच में एक तो ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रेसिस्टेंस कॉइल है, यानी कि स्ट्रेट वायर ना लेकर ऐसे ट्विस्टेड वायर है, तो ट्विस्टेड वायर का रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस तो हमेशा सेम ही आता है, रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो अगर वो कांस्टेंट ना आए, है ना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखते हैं जरा, आपको एक्स एक्सिस पर चाहे तो वोल्टेज ले लो और वाई एक्सिस पर करंट ले लो, जैसा ठीक लगे। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई ये हमको बनाना है।
तो मैं वाई एक्सेस पर वी ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सेस पर मैं वी ले रहा हूँ, वी फॉर वोल्टेज। तो एक काम करेंगे इसमें ना 0.5 का गैप ले लेंगे, 0.5 का, क्योंकि 6.8 तक जा रहा है। तो यहाँ ऐसे कर दीजिए 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 और 7.0, ठीक है। तो यहाँ तक आपने 0.5 के गैप के साथ आपने यहाँ पर इस तरीके से वोल्टेज बना ली। अब जरा देखिए करंट को कैसे लेंगे, 0.05 का गैप ले लीजिए ऊपर। तो ये हो गया 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 और 0.40। ये हो गया आई एम्पियर्स में, और वोल्टेज जो है वो तो वोल्ट्स में ही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वो तो वोल्ट्स में ही होता है, ठीक है जी। हमने इतना बना लिया। अब जरा चेक करेंगे एक एक करके। जैसे 0.85 है तो 0.85 कहाँ लाई करेगा, 1 से थोड़ा सा कम, और 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.85, ठीक है। हमने कहा 0.85 यहाँ कहीं पर हो गया, और 0.85 अगर है वोल्टेज तो करंट कितना है, 0.05। तो 0.05 से वाई एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन और 0.85 से वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन, दोनों जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ एक डॉट बना दिया, ठीक है जी। तो पहला तो पॉइंट ये लोकेट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब वोल्टेज है 1.70 तो 1.70 कहाँ होगा, 1.5 है, इधर 1.6 होगा, इधर 1.7, यहाँ कहीं होगा 1.7। तो 1.7 अगर है तो करंट कितना है, 0.10, 0.10 से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे वाई एक्स एक्सिस के, और 1.7 से एक वाई एक्सिस के। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया। उसके बाद देखिएगा अगला है 3.5, 3.5 पर 0.20, तो 3.5 ये रहा, और 3.5 पर कितना, 0.20, तो 0.20 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, और 3.5 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, और देखेंगे दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं इस जगह, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। फिर अगर वोल्टेज 5 है तो करंट कितना है, 0.30, वोल्टेज अगर 5 है तो करंट है 0.30। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वोल्टेज है 6.8, 6.8 मतलब 6.5 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब यहाँ तक, और 7 से थोड़ा छोटा। तो आपका करंट कितना है, 0.4, 0.4 का मतलब 0.40, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, तो 0.40, ठीक। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पेयर्स हो गए। इन 5 पेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली ये डॉट्स आ गए। इन डॉट्स को एक स्केल रखकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और अगर इसी स्ट्रेट लाइन को जो आपने स्केल रखकर ज्वाइन करा है, इसी स्ट्रेट लाइन को अगर स्केल को वैसे ही लगाकर अगर पीछे खींचने की कोशिश करेंगे तो ये ओरिजिन से मैच कर जाएगा, मतलब ये ओरिजिन से गुजरेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, मैंने अंदाजे से लिया है, आप अगर स्केल लेकर प्रॉपर ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद में ये क्या पूछ रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं कि एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो आपको कॉइल का रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। भाई रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूँ, वोल्टेज और करंट की इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम ये कहेंगे 1 2 3 4 5 5 केसेस हैं, पांचों केसेस में निकाल लीजिए रेसिस्टेंस और देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा रेसिस्टेंस के लिए। हाँ जी, हाँ वो एक ही निकाल सकते हैं, पर क्योंकि पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं ग्राफ से निकलवा रहा हूँ तो इसलिए मैं पांचों केसेस दिखा रहा हूँ आपको, कि आप कोई भी केस लेंगे रेसिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, और कई बार ये भी होता है एग्जाम में, एक बार ऐसा भी पूछा गया है, इस ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक बार ये भी पूछा गया है कि इन ऑल द 5 केसेस या इन ऑल द 4 केसेस, अगर 4 केसेस दे रखे हैं, आप रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो आप देखो कि केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट में अगर हम आर निकालेंगे तो आर क्या है, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, तभी तो आई इंटू आर होगा, तभी तो वी इज इक्वल टू आई आर होगा। तो आर क्या होगा, वी अपॉन आई। तो वोल्टेज कितना है 0.85, करंट कितना है 0.05, तो 0.85 अपॉन 0.05, पॉइंट गया, पॉइंट गया, क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 17 5 85 होता है, तो ये आ गया 17, ये हो गया 17 ओम, केस फर्स्ट। अगला देखेंगे केस सेकंड, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो भाई वी कितना है 1.70 और आई कितना है 0.10, 1.70 और 0.10, ये डेसिमल गया, ये डेसिमल गया, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट, तो 170 अपॉन 10 रह गया, 0 से 0 काट दो, तो क्या बचा 17 अपॉन 1, 17 ओम। ये हो गया केस सेकंड। उसके बाद देखेंगे केस थर्ड। तो थर्ड केस जो है, इसे मिलना है तुमसे, देखो जरा, इसकी कोशिश ये है कि मैं इसको स्लाइडिंग डोर को खोल दूं कैसे भी करके, और फिर इसको मज़ा आता है इनके नीचे, कुर्सियों के नीचे से निकलने में, इनके नीचे से निकलते हैं। केस थर्ड देखिएगा, केस थर्ड में क्या है 3.5 और 0.20, 3.5 अपॉन 0.20। ठीक है, तो 0.20 है ना, इसको तो 0.2 लिख सकते हैं सिंपली हम, तो ये 0 हटा सकते हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, हटा दिया। अब 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है 17.5, 17.5 है, आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 17 ओम के बराबर है। होता क्या है कि थोड़ी बहुत वैल्यू पॉइंट्स में, थोड़ी बहुत 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 पॉइंट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो देखिएगा ये तो केस थर्ड हुआ। इसी तरीके से केस फोर देखेंगे, केस 4 में है वोल्टेज है 5 और करंट है 0.30 या 0.3, फाइव अपॉन 0.3, 5.0, जो पॉइंट गया ये ऊपर आ गया 50, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 16.9, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 ओम। अब फिफ्थ केस देखिएगा, तो फिफ्थ केस देखेंगे तो हमारे पास 6.8 और 0.4, 6.8 अपॉन 0.4, इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 17 4 68 होता है, तो इधर एग्जैक्टली 17 ओम आ गया। तो आप अलग अलग कितने भी केसेस लीजिए, हर केस में जो वैल्यू है वो लगभग 17 ओम के बराबर ही आ रही है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, मुकुंद, लवनीश, समीक्षा, अमोलिका, नबिया, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखिएगा, हमने तो पहले ही देखा है कि ये जो कंडक्टर है और इंसुलेटर क्या होता है, शुरुआत में ही देखा था इस चैप्टर में, कि जिस सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो कर जाएं,
यानी कि करंट इजीली फ्लो कर जाए उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जिसमें ना करे उसको बोलते हैं इंसुलेटर। यहाँ पर दोबारा क्यों बता रहे हैं, अब रेसिस्टेंस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि रेसिस्टेंस के कंटेक्स्ट में गुड कंडक्टर क्या होता है, गुड इंसुलेटर क्या होता है। जिसका रेसिस्टेंस कम हो, वो ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसमें से, ठीक है, तो वो कंडक्टर कहलाएगा, गुड कंडक्टर कहलाएगा। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब रोक रहा है वो करंट को, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा ढंग से, तो वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक, वही चीज़ है, देखिएगा, दो सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंसेज जिनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, वो उनको क्या कह देते हैं, उनको गुड कंडक्टर कह देते हैं, क्योंकि उनका रेसिस्टेंस कम है। रेसिस्टेंस कम है तो करंट उनमें से इजीली फ्लो करेगा, तो इसलिए दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दो सब्सटेंसेज विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, कि जिनका रेसिस्टेंस, जो पहले हमने बात करी थी लो रेसिस्टेंस की कंडक्टर के बारे में, तो हमने ये कहा कि उसके कंपैरिजन में अगर इसका रेसिस्टेंस किसी सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा है, वो गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि करंट को रोके ले रहा है, रुक जा भाई मैं फ्लो ही नहीं होने दूंगा तेरे को, तो वो क्या है, फिर इंसुलेटर है। ठीक, और उसके बाद कहेंगे दो सब्सटेंसेज विच हैव इनफाइनाइटली हाई, एक मिनट मैंने गलत बोला, दो सब्सटेंसेज विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। जिनका रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, गुड कंडक्टर्स, उनको हम कहते हैं भाई ये रेसिस्ट कर रहा है, तो वो रेसिस्टर है, फ्लो तो हो रहा है उसके अंदर से करंट, लेकिन रेसिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए उसको रेसिस्टर बोला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, दो सब्सटेंसेज विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इनफाइनाइटली हाई का मतलब भाई इतना हाई कि बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है, कि अब वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि रबर। ठीक है, वो देखा है, वो जब इलेक्ट्रिक कुछ फॉल्ट आ जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहीं पर काम कर रहा है तो वो प्लास लेता है ना हाथ में, और दोनों वायर्स को जोड़ता है और प्लास से ऐसे उसको टाइट कर देता है। तो प्लास का जो हैंडल होता है वो लोहे का थोड़ी होता है। अगर लोहे का होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो बेचारा चिपक जाएगा ना झटके में। ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमेशा प्लास्टिक का मिलेगा। प्लास्टिक का क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता, यानी कि वो एक अच्छा इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हाई उसका रेसिस्टेंस है, इनफाइनेटली हाई। चलिए जी, अगला टॉपिक देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस पर असर डालते हैं, जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, चार फैक्टर्स हैं जिनसे रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। अभी तक हमने क्या देखा था, रेसिस्टेंस पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है, अभी तक हमने ये देखा। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। देखिएगा, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या क्या है, पहला देखिएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब आप ये देखिएगा, पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ। और हम ये कहेंगे रेसिस्टेंस जो है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी कंडक्टर है अगर उसकी लेंथ ज़्यादा ज़्यादा जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा, किसी भी कंडक्टर का जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। ठीक है, सेकंड है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर R is directly proportional to 1 upon A. हाँ जी, दोबारा बोलो, रेसिस्टेंसेस। अच्छा, नहीं, ये ना एक छोटी सी चीज़ है, एक कंडीशन थी ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे उसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम फिक्स रखें तो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। अच्छा, हम ये कहते हैं अच्छा चलो टेम्परेचर तो फिक्स रख दिया, लेंथ बढ़ा देंगे तो भी चेंज हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा देंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा। पहले तो ये देखिए लेंथ क्या है, लेंथ तो ये है, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, ये जो इधर एरिया है, जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, तो इसको सामने से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, तो सर्कल का एरिया दिस इज ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि वो जो बताया था कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है वो गलत था क्या? वो भी गलत नहीं था। वो मैंने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, तो जैसे मान लीजिए हम किसी एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी जिन कंपोनेंट से बना हुआ है वो कंपोनेंट्स फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम एसी का तार कभी खींच रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। फ़ैन कभी बड़ा कर दिया, कभी छोटा कर दिया, तो फ़ैन ऐसा ही है। तो वो जब डिवाइस में कुछ चेंज नहीं आ रहा तो उसके रेसिस्टेंस में भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर हम उसके अंदर छेड़ाखानी करते हैं, कुछ वायर बढ़ा देते हैं, है ना, या कुछ वायर, मोटा वायर लगा देते हैं, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस पर ऑब्वियसली फ़र्क आएगा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फैक्टर, R एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने कहा कि अगर इन दोनों टर्म्स को, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला दें तो क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, अगर इन दोनों फैक्टर्स को हमने मिला दिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R L अपॉन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि लेंथ तो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A नीचे लिखा हुआ है तो R A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना है, अगर हमको इक्वालिटी साइन लगा दिया तो बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ऐसा बना देते हैं। इसको बोलते हैं रो, RHO, इसको बोला जाता है रो, और इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी लेंथ वेंथ पर किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे हमने कहा कॉपर है, कॉपर की रेसिस्टिविटी कुछ और है। आयरन है, आयरन की रेसिस्टिविटी कुछ और है। एल्यूमिनियम, उसकी रेसिस्टिविटी कुछ और है। तो इनकी ना रेसिस्टिविटी ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, किस मटेरियल का कंडक्टर यानी कि किस मटेरियल का वायर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रो एल इज इक्वल टू आर ए। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब मुझे देखना है कि रो भी, तो अब रो एक नया टर्म आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ये एक नया टर्म आ गया। तो ये जो रो है इसकी यूनिट क्या होगी वो देखेंगे। तो भाई ऊपर देखिए रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ये एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये लेंथ है, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो क्या हो गया? ओम, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर। तो दिस इज SI यूनिट ऑफ रो। तो ये रो की SI यूनिट ओम मीटर। सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इतना आप कर लीजिए, रेसिस्टिविटी तक हमने करा है, आगे नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।